जय हिंद टू ऑल। आर के ब्रदर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम अपने टॉपिक लाइट के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, लेंस एंड इट्स टाइप, इसके इमेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे हम। रिफ्रैक्शन वाई स्पेरिकल लेंसेज, बेसिक टर्म्स ऑफ लेंसेज, मैग्नीफिकेशन एंड लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशंस, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ह्यूमन आई और डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हम पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हम क्या समझते हैं कि हमारी जो लाइट की कोई भी रे है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी एंटर करती है तो वो क्या करती है, अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। या तो नॉर्मल के पास चली जाएगी या नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके। और सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, कोई एक बॉक्स है। ओके, ये क्या है, हमारे पास एक बॉक्स हमने ले लिया है। ये एक बॉक्स है ये क्या है, ग्लास का है। ओके, ये क्या है, हमारे किसका है, ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, ये बना है हमारा ग्लास का। अब देखिए, ये है एयर। एयर क्या होता है, हमारा रेयर मीडियम होता है, और ग्लास कैसा होता है, डेंस होता है। ओके। अब मान लीजिए हम एक इंसिडेंट रे, मतलब नॉर्मल जो लाइट की रे है, उसको हम इस पर इंसिडेंट करा रहे हैं। इंसिडेंट हो गया। अब ये क्या होगा, अपने जो पाथ होगा इसका एक्चुअल, उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी इस टाइप से। तो इसका एक्चुअल नॉर्मल क्या है, ये है नॉर्मल इसका, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, ये क्या हो गया इसका नॉर्मल, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गई। अब इसके बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, हमारा इंसिडेंट एंगल होगा, आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल होगा, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या होगी, हमारी रिफ्रैक्टिव रे होगी। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए, इसकी 2 लॉ होते हैं। क्या होता है, एक लॉ कि एक प्लेन में क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होती है, एक ही प्लेन में होती हैं। क्लियर हो गया, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में होंगी। ठीक है। अब और दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, जो आई की वैल्यू होती है, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों क्या होते हैं, इनके जो साइन होते हैं, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है पूरा। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम कई बार स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं। स्नेल लॉ, ये आ जाता है एग्जाम में। ओके, इसको भी आप अब देखिए, इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो स्टार्स होते हैं वो हमारे ट्विंकल क्यों करते हैं। देखिए, उसका एक रीज़न है कि जो हमारी जो एरिया है एटमॉस्फेयर का, उसमें क्या बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो जब जो रेस निकलती हैं ट्विंकल स्टार से, तो जब वो जिस टाइम जो अर्थ तक आते आते क्या है, उनका जो पाथ है वो बहुत बार डेविएट हो जाता है। क्योंकि हर एक लेयर का खुद का एक क्या होता है, उसका एक मीडियम होगा तो उसकी एक खुद की डेंसिटी होगी ना। तो वो क्या होती है, हमारी जो रे होती है वो बार बार डेविएट करती है। इसलिए क्या है, स्टार्स हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। अब सेकंड क्या यूज़ होता है इसका, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टेलीस्कोप में आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें भी किसका यूज़ करते हैं, हम रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं। फिश बॉल, ये तो एक आप अपने नॉर्मली डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि जब आप अपने हाथ को किसी जो फिश बाउल होता है ना, जिसमें बहुत सारी फिश होती हैं, उसके पीछे रखोगे तो आपको ना थोड़ा सा अपना जो हाथ होगा वो बड़ा दिखेगा। तो ये आप रियल लाइफ एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो देखिए, क्रिटिकल एंगल हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल होता है। मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल होता है। अब किस कंडीशन में, देखिए इसको हम एक बार देख लेंगे। सपोज दैट जो हमने अभी कंडीशन ली थी उसी कंडीशन को हम फिर से लेने वाले हैं। ये हमारा एक क्या है, ये हमारे हमने मान लिया ये एयर हमारी, ठीक है, एयर का मीडियम है। और सपोज दैट ये एयर है हमारा। अब क्या किया हमने, जो हमारी रेज जा रही थी ना, ये एयर है और ये क्या है, हमारा ग्लास है। अब इस टाइम हम रेस को क्या करेंगे अपने, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से भेजा इसको, रे को ऐसा एंटर किया इसमें, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ से डेविएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये किस में जा रहा है, ये रेयर वाले मीडियम में जा रहा है ना, तो क्या जाएगा, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगा। नॉर्मल से दूर जाएगा तो ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा
नॉर्मल से क्या होगा, दूर की तरफ अवे ही तो होगा। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए सपोज दैट अगर मैं इसको, जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, इसको मैं थोड़ा सा और इसका एंगल बढ़ाऊँ या यहाँ से मैं इंसिडेंट करूँ इसको, तो ये हमारा और टिल्ट होगा थोड़ा सा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो और टिल्ट होगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी, अगर मैं इसे टिल्ट करता जाऊँ, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो हमारा नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ओके, अब क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी, 90 डिग्री। क्लियर हो गया। और आई क्या है हमारा, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है, तो आई से रिप्रेजेंट कर देंगे हम इसको। अब देखिए अगर मैं, अब जो हमने अभी स्नेल का लॉ पढ़ा था, तो उसमें क्या था हमारा, उसमें हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर था। ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये हमारा म्यू होता है। ठीक है, म्यू के बराबर होता है। वो क्या होता है, म्यू क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए साइन आर, आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, साइन आई इक्वल टू म्यू। ओके, अब देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, वो क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसका है, मीडियम 1 का है। किसकी रिस्पेक्ट में है, मीडियम 2 की रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट रिफ्लेक्टिव, मतलब पहले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किसके बेस पे, 2 के बेस पे। ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेकेंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्शन किसके बेस पे, फर्स्ट वाले बेस पे, ये होगा। अब देखिए अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, ये वैल्यू यहाँ करता हूँ 1/2 में, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड का मान लीजिए हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो क्या आ जाएगी 2μ1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी μ1 की वैल्यू है ना हमारी, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा, साइन क्रिटिकल एंगल आई सी लिख देता हूँ मैं इसको, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 1/1μ2। मतलब ये क्या है, सेकेंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी रिस्पेक्ट में, 1 वाले के में। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 वाले के रिस्पेक्ट में किसके बराबर होगा, 1/sin आई सी, मतलब क्रिटिकल एंगल के। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम फिर से अपनी इसी सिचुएशन पर चलते हैं। देखिए अब हमने इस अपनी जो हमारी इंसिडेंट रे थी उसको हमने इतना बढ़ा दिया कि हमारी रिफ्लेक्टिव रेस कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। किसके रिस्पेक्ट में, जो हमारा नॉर्मल था उसकी रिस्पेक्ट में। अब इसको मैं और बढ़ाते जा रहा हूँ, सपोज दैट मैं और बढ़ा दिया मैंने, तो अब ये किसकी वेव करेगी, कैसे वेव करने लगेगी, ये रिफ्लेक्शन की तरह वेव करने लगेगी। तो ये इस टाइप से कुछ इसका डेविएशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल है उससे आई और आर, मतलब रिफ्लेक्टिव इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल्स दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी बराबर हो जाएगी। ये क्या कौन से रूल फॉलो करने लगेगा, सारे रिफ्लेक्शन वाले। तो ये इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जो हमारा हीरा बार क्यों चमकता है, ये क्या होता है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से ही होता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा ऑप्टिकल फाइबर में, हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम यूज़ करते हैं। अब और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये एग्जांपल्स पूछा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ मिराज किससे रिलेटेड है, तो आपको क्या लिखना है इसका आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। अब ऑप्टिकल फाइबर का आपको और भी बता देता हूँ, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ भी हम करते हैं, जैसे बॉडी चेकअप में कर देते हैं, लेजर रे से, मतलब हमारे बॉडी के अंदर लेजर रे के थ्रू, मतलब लेजर रे से जो करते हैं ना बॉडी का चेकअप, उसके थ्रू उसमें भी यूज़ करते हैं। लाइट सिग्नल को हम टेलीकम्युनिकेशन में जो यूज़ करते हैं उसमें भी किसका यूज़ होता है, हमारा ऑप्टिकल फाइबर का होता है। तो इसके यूज़ इस पर कई बार आ जाते हैं, तो ये जस्ट फॉर नॉलेज है। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद में हम पढ़ेंगे अपना जो हमारा क्या होता है इंडेक्स, जो हमने म्यू की वैल्यू पढ़ी थी वो एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए होता क्या है,
ये क्या होता है, एक क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इनका रेशियो होता है, क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ओके, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम दोबारा उसी डायग्राम को देखेंगे जो हमने अभी बनाया था। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लास है, इसमें एक जो रे है वो इंसिडेंट की हमने, सपोज दैट इन दैट डायरेक्शन कुछ ऐसे ही डेविएट हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। जो हमारा म्यू होगा, म्यू का क्या होता है फार्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये हमने मीडियम 1 मान लिया, ये मीडियम 2 मान लिया एयर। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये इसका होता है फार्मूला। अब सपोज दैट ये किसकी रिस्पेक्ट में हो गया, ये किसकी रिस्पेक्ट में हुआ, ये हो गया हमारा सेकंड वाले, जो मेरा फर्स्ट है इसको हमने फर्स्ट माना है ना, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अब जस्ट सपोज दैट अब हमें ऐसा चाहिए कि हमें ओनली फर्स्ट वाले का ही चाहिए इंडेक्स, सेकंड वाले पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो स्नेल का नियम पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या था कांस्टेंट, और कांस्टेंट हम किसके बराबर मानते हैं, म्यू के बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर मानते हैं ना। तो अगर मान लीजिए ये दोनों वेरी करते रहेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, नहीं होगा। कांस्टेंट कब होगा, जब किसी एक पर ही डिपेंड करेगा, तो उसकी वैल्यू हम रखेंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो कांस्टेंट करने के लिए हमें एक की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाले को, एक जो मीडियम है हमें बाहर वाला, इसको ये कांस्टेंट कब हो जाएगा, जब हम इसको वैक्यूम मान लेंगे। ठीक है, इसको वैक्यूम मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा कि म्यू की वैल्यू है फर्स्ट मीडियम के लिए, वो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्चुअल, क्या बोलते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेंस क्या होता है। अब देखिए लेंस की मैं सिंपल डेफिनेशन आपको बता दूं तो कोई भी एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कोई भी एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी एक साइड कर्व हो, मिनिमम एक साइड कर्व हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब लेंस कितने टाइप के होते हैं, टोटल 6 टाइप के लेंसेज होते हैं। टोटल 6 टाइप के लेंसेज होते हैं, जिनमें से सिर्फ हम 2 पढ़ेंगे आज। कौन सा, डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव, जिसका फिगर मैं आपको बना के बता देता हूँ कैसा होता है। ये क्या होता है हमारा डबल कॉनकेव, और ये क्या होता है हमारा डबल कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये स्पेरिकल लेंसेज भी बोलते हैं इनको। स्पेरिकल लेंसेज क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जब आप इनको ऐसे इस प्रकार से थोड़ा बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, एक स्पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। ये देखिए ये स्पेयर बन जाएगा ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेयर एंगल भी बोल देते हैं। अब देखिए इन लेंसों से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। देखिए जो ये लेंस है, लेंस का जो मिड पोर्शन होता है, मिड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए ये एक स्पेयर का पार्ट ही है, तो स्पेयर का भी एक खुद का सेंटर होता है ना, तो यहाँ भी एक सेंटर होगा। अब ये किससे, 2 स्पेयर से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ भी एक इसका सेंटर होगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों सेंटर्स को जो लाइन मिलाती है, इन दोनों सेंटर्स को जो लाइन मिलाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस मिलते हैं। अब यहाँ पे हम सेंटर को सी से ना रिप्रेजेंट करके इसको फोकस 2 बोल देते हैं, सेकंड फोकस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा 2F1। अब फर्स्ट फोकस कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट फोकस क्या होता है, सपोज दैट अगर मैं यहाँ से कुछ रेस पास करूँ इसके पैरेलल, तो ये सारी रेस क्या होंगी, एक पॉइंट पर कलेक्ट होंगी। यहाँ अगर ये मीट कर रही हैं तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस। अब इस साइड से हम रेट भेज रहे हैं तो इस साइड से तो भेज सकते हैं। सपोज दैट अगर ये हमारा कॉन्वेक्स एंगल है, लेंस है, तो अगर इस साइड से तो भी रेस आ सकती है ना, तो ये भी एक पॉइंट पे आके मिलेंगी। सपोज दैट अगर ये यहाँ आके मिल रही हैं दोनों, तो इसका फोकस इस साइड भी तो होगा एक, तो एक फोकस इसका इस साइड भी हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, फोकस 1 फोकस 2, और एक फोकस यहाँ जो सी होगा सेंटर, एक फोकस यहाँ भी होगा हमारा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, फोकस 1 फोकस 2। क्लियर हो गया। अब देखिए जो ये पूरा डिस्टेंस है mn, इसको क्या बोलते हैं हम, अपर्चर बोलते हैं। अब यहाँ पे ये फोकस जो हमारा क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके
फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद हम कॉन्केव लेंस की बात कर लेते हैं। कॉन्केव लेंस में भी सेम टर्मोलॉजी है, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है, वर्चुअल, इसमें क्या होते हैं, कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मान लीजिए ये इसका क्या हो गया, अपर्चर हो गया। अभी हम रिवाइज कर लेंगे अपना। अपर्चर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा फोकस 1 और फोकस 2, ये हमारे फोकस हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ये पास हो जाएगा। अब देखिए इसका जो लाइंस आएंगी इस टाइप से चली जाएंगी, तो इसका फोकस कहाँ बनेगा, पीछे की साइड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और सपोज दैट अगर हम इधर से पास करेंगे तो इसका फोकस यहाँ कहीं कहीं बनेगा, ऐसा ही होगा ना। तो सेम चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। तो ये ज़्यादा हम इस पर ध्यान नहीं देते, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी साइन कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। इसका साइन हमें कैसे यूज़ करना है। जैसे हमने मिरर वाले चैप्टर में पढ़ा था वैसे ही डिटो हम साइन फॉर्मेशन यहाँ हम यूज़ करेंगे। अब देखिए होता क्या है, सपोज दैट ये आपका लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस से हम समझ रहे हैं। ये क्या हो गया, इसका पी पॉइंट हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये हमने फोकस 2 मान लिया, 2f1, और ये हो गया हमारा फोकस 1, और ये हो गया हमारा क्या, फोकस 1 इसका, और ये हो गया 2f2। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसमें होगा क्या, सपोज दैट अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड रखा हुआ है, इस साइड रखा हुआ है, तो मीन्स दैट इसको हम 0 0 मान लेते हैं। इस साइड रखा है तो ये क्या होगा, माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए कोई आपसे कह देता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो इससे कितनी मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पे, तो आप कितना लेंगे यहाँ पे, -10 लेंगे। ये ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर की डिस्टेंस पे है तो कितना लेंगे आप, -10 लेंगे। सपोज दैट हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो हम किसका साइन लेते हैं, प्लस का साइन लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं, माइनस का, और राइट साइड में क्या लेते हैं, प्लस का। अब डाउनवर्ड आ रहा है, मान लीजिए डाउनवर्ड आ रहा है तो हम क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे, और अपवर्ड जा रहा है तो हम किसका साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। ठीक है, कई बार इमेज मान लीजिए हमारा यहाँ बन गया, इमेज हमारा यहाँ बन गया, तो यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी, और यहाँ की जो डिस्टेंस आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी हमारी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद हम इसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा पता करेंगे कि वो उसमें होता क्या है। इमेज फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये एग्ज़ाम में आने के इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में बने। अब देखिए इसे समझने से पहले आपको 3 बातों का याद रखना है, जो मैंने आपको मिरर वाले चैप्टर में पढ़ा रखे हैं। यहाँ फिर से समझिएगा कि जब भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज दैट हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो हमारा मिरर कहाँ बनेगा, तो इसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि जो हमारा फोकस होता है वो किसके इक्वल मानेंगे हम, इन्फिनिटी। मतलब सपोज दैट इसका मतलब क्या हुआ, फोकस और इन्फिनिटी को आपको याद रखना है कि जब भी सपोज दैट हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो मिरर हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा, और इन्फिनिटी पे रखा तो हमारा फोकस पे बनेगा। क्लियर हो गया। और सेकंड मैंने मिरर वाले में क्या बताया था कि C' मतलब सी का एंगल, मतलब सी का जो इमेज बनेगा वो सी पर ही बनेगा। ठीक है, और या फिर सी से जो रेस पास होती है वो सी पे ही वापस आ जाती है। ठीक है, अब सी की जगह हमने यहाँ क्या माना, सेंटर की जगह क्या माना, सेंटर की जगह हमने माना है क्या अपना सेकंड फोकस। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड फोकस से जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो नेक्स्ट वाले सेकंड फोकस पर ही बनेगा। इतना आपको याद रखना है। थर्ड थिंग्स आपको क्या याद रखना है, ये साइज़ के लिए जो हमारे लेंस का साइज़ होता है ना, हमें इमेज किस टाइप का दिखेगा उसको पता लगाने के लिए होता है। अब देखिए हमारी डिस्टेंस मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस हमारी बहुत ज़्यादा है तो इमेज का साइज़ हमें बहुत छोटा दिखेगा कि नहीं। अब जैसे जैसे हम इमेज ऑब्जेक्ट के पास जाते जाएंगे, जो लेंस है उसके पास जाते जाएंगे, तो हमें कैसा दिखने वाला है, इमेज बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा। कभी आपने देखा होगा कि कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, सपोज दैट आप किसी लेंस के अगर बहुत पास जाएंगे तो जो इमेज दिखेगी वो आपको बहुत बड़ी बड़ी दिखने लगेगी। ठीक है, और आप दूर जाते जाएंगे तो वो बहुत छोटी छोटी होती जाएगी। तो ये सिर्फ एक कॉमन सेंस के लिए कि मिरर का साइज़ वो कैसा होने वाला है। अब देखिए यहाँ से हम समझ लेते हैं पहली कंडीशन को, एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मैंने आपको बताया था कि अगर इन्फिनिटी पे है तो हमारा मिरर कहाँ बनने वाला है, फोकस पे बनने वाला है। तो यहाँ क्या बनेगा, हमारा फोकस पे बनेगा। अब देखिए आप खड़े हो इन्फिनिटी पे, तो आपको इमेज कैसा दिखने वाला है, बहुत ही छोटा दिखेगा, बहुत ही छोटा दिखेगा। तो इमेज का साइज़ कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज़ का। कैसे देगा, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज़ का। और क्या होगा, ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब देखिए इसको मैं बता देता हूँ, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा,
ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, सिर्फ लास्ट वाली कंडीशन को छोड़ दें, लास्ट वाली कंडीशन को छोड़ दें तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, बियॉन्ड सेकंड फोकस। बियॉन्ड सेकंड फोकस अगर मैं देखिए इसको थोड़ा बढ़ाऊँ, अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी और ऐसे बोल सकते हैं इन्फिनिटी और सेकंड फोकस के पास। अब इन्फिनिटी को हम किससे, इन्फिनिटी अगर दिया हुआ है तो इसका एंगल कहाँ बनेगा, फोकस। ये ऑब्जेक्ट हमारा किसके पास, किसके बीच में रखा हुआ है, इन्फिनिटी और सेकंड फोकस। तो इन्फिनिटी का क्या हो गया, फोकस, और सेकंड फोकस का सेकंड फोकस। तो मतलब क्या होगा, हमारा जो इमेज बनने वाला है वो फोकस, एक तो फोकस के बनने वाला है और सेकंड फोकस के बीच में बनने वाला है। तो देखिए ये इमेज क्या बना हमारा, सेकंड फोकस और फोकस के बीच। क्यों बना, क्योंकि इन्फिनिटी का हमने क्या ले लिया, फोकस, और सेकंड फोकस का सेकंड फोकस। अब देखिए आप कहीं आ गए, एक ऑब्जेक्ट पे सेकंड फोकस पे आ चुके हैं, सेंटर पे आ चुके हैं, तो इमेज का खुद साइज बड़ा होगा, क्योंकि पहले आप इन्फिनिटी पे थे, अब थोड़ा पास आ गए, तो जो इमेज मिलेगी वो थोड़ी सी बड़ी मिलेगी ना हमें। तो इससे आप समझ सकते हैं। थर्ड देखिए, अब हम सेंटर पे आ चुके हैं। सेंटर एक ऐसी कंडीशन होती है कि हमें सिर्फ बराबर का इमेज देगी, बिल्कुल इक्वल इमेज देती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेकंड फोकस पे अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे, सेकंड फोकस को जब हम ऑब्जेक्ट पे रखेंगे तो क्या होगा, हमारा इमेज भी क्या बनेगा, सेकंड फोकस पे भी बनेगा। मैंने बताया सेकंड फोकस का सेकंड फोकस ही रहेगा। अब फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि सेकंड फोकस और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेकंड फोकस और फोकस के बीच में रखा हुआ है। अब देखिए अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये भी इन्फिनिटी है। अब फोकस के बीच में रखा है तो फोकस का हमने क्या बोला था, एक फोकस रखा है ना, ये फोकस, फोकस का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। और सेकंड फोकस का क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड फोकस हो जाएगा। तो इसका जो इमेज है वो हमारी क्या बनने वाली है, सेकंड फोकस और इन्फिनिटी के बीच में। अब हम और पास आ गए, मीन्स दैट हम फोकस पे फोकस और सेकंड फोकस के बीच में है, तो इमेज जो है हमारी और बड़ी बनने वाली है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अगर हम अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पे रख दें, तो फोकस पे रखेंगे तो इमेज हमारा कहाँ बनने वाला है, इन्फिनिटी बनने वाला है। तो ये सिचुएशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी। अब लास्ट वाले को देखिए, जब हम फोकस से आगे जाते हैं, फोकस से हम किस पे जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, जब हम फोकस से आगे जाते हैं तो जो इमेज होती है हमारी वो अपने क्या है, डायरेक्शन ही चेंज कर देती है। अभी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी, अब ये क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप याद कर लेना, बाकी 5 जो कंडीशन है वो आपको ईजिली याद हो गई होंगी। अब देखिए, अब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं इसमें। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें हमेशा जो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो नेचर ऑफ इमेज का आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा क्या बचा, अब बचा है हमारा सिर्फ एक, जैसे इमेज को हमने इन्फिनिटी पे रखा, तो इन्फिनिटी का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर इमेज हमारा इन्फिनिटी पे है तो हमारा लेंस, जो हमारी इमेज बनने वाली है वो कहाँ बनने वाली है, हमारी इमेज बनेगी हमारी क्या, फोकस पे। क्लियर है। तो इमेज क्या बनने वाली है, फोकस पे बनने वाली है। इन्फिनिटी पे खड़े हुए हैं, इमेज हमारी बहुत छोटी दिखेगी, तो ये भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब देखिए, अब ये आ गया स्पेशल केस कि हम फोकस से भी आगे निकल गए। जब हम फोकस से भी आगे निकल जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हमारा इमेज कुछ इस टाइप की बनेगी। ये आप याद कर लेना। ओके। अब देखिए इसके बाद हम मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का मैंने आपको मिरर वाले चैप्टर में भी बताया है कि मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होता है कि हम मिरर का ऑब्जेक्ट से कंपेरिजन करते हैं कि इसके कंपेरिजन में कितना मैग्नीफाई है। ओके। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम उसे बता देते हैं, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा मैग्नीफिकेशन होता है। अब इसको एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या ये जो हमारी डिस्टेंस होती है इमेज से, जो ऑप्टिकल सेंटर और इमेज की भी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है हमारी वी होती है। ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर और जो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसकी भी जो डिस्टेंस होती है उसको हम यू मान लेते हैं। तो ये इसके बराबर भी होता है। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुई हमारी, जो इमेज के लिए होगी वो क्या होगी, वी और अपॉन यू। तो ये दोनों ही रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन वो हाइट से ही पूछ लेगा या फिर डिस्टेंस से ही पूछ सकता है, तो ये दोनों ही फार्मूले आप याद रखें। अब देखिए इससे एक फार्मूला भी ड्राइव होता है। अब एक फार्मूला भी हमारा लेंस से रिलेटेड, लेंस फार्मूला बोलते हैं जिसको। अब देखिए वो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/f। अब देखिए यहाँ पे है क्या हमारा, f क्या है, हमारी फोकल लेंथ है।
ठीक है। एफ क्या हो गई हमारी फोकल लेंथ हो गई। वी क्या हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू इमेज। और यू क्या हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल को आपको बहुत अच्छे से समझना है। न्यूमेरिकल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप न्यूमेरिकल को समझना भी है और उनको करना भी है। अब देखिए जी न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है और 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। ये क्या दे दी हमें, टॉल मतलब हाइट दी दी ऑब्जेक्ट की, तो हाइट ऑफ, अब देखिए यहाँ हम लिख लेंगे क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है। ये कितनी दी है हमें 2 सेंटीमीटर। प्लस का है तो क्वेश्चन साइन लगा नहीं रहे, प्लस कुछ नहीं दिया तो प्लस ही होगा। ठीक है। प्लेस परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज आल्सो द मैग्नीफिकेशन। अब देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसका प्रिंसिपल एक्सेस हमने ये मान लिया, प्रिंसिपल एक्सेस ये मान लिया। अब देखिए इसको हमने क्या माना 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी फोकल लेंथ है, तो इमेज जो हमारी रेज जाती है वो कुछ ऐसे कहीं होंगी, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा फोकल लेंथ। तो ये हो गया हमारा एफ़ हो गया। तो यहाँ से हमें यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे दी हमें 10 दे दी, और ये किस में आएगा प्लस में जाएगा। अभी मैंने साइन का आपको बताया ना कि साइन हम कैसे लगाते हैं। तो एफ़ की वैल्यू कितनी हो गई हमारी +10 हो गई। क्लियर है। और क्या दिया हुआ है हमें, और दिया हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा, यहाँ कहीं रखा होगा, और यहाँ रखा है तो माइनस का होगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का आएगा ना, तो -15 हो जाएगी। ठीक है, -15 हो गया जी। आपको और क्या दे रहा है हमें, अब देखिए हमने लेंस फार्मूला पढ़ रखा था, उससे हमें क्या नहीं मिल जाएगा, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज मिल जाएगी कि इमेज कितने दूर बनेगा हमारा। लेंस फार्मूला क्या था हमारा 1/v - 1/u = 1/f था। हमें 1/v की वैल्यू निकालना है, मुझे v की वैल्यू निकालना है, तो u को मैं इधर ले जाऊँगा, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/f + 1/u। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। f की जगह हमारा क्या आने वाला है 1/10। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा हमारा प्लस में क्या आएगा हमारा 1/-15। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा हमारा 30, तो क्या आने वाला है ये प्लस का कितना आएगा हमारा यहाँ 3, और यहाँ क्या आने वाला है -2, तो कितना हो जाएगा 1/30। 1/30 किसकी वैल्यू है 1/v की, तो v की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी 30 निकल के आ गई। तो v की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, तो v क्या निकल के आ गया हमारा 30। ओके। अब देखिए इसके बाद में अब ये तो ऑब्जेक्ट निकल गया, अब वो क्या बोल रहे हैं कि इसका मैग्नीफिकेशन भी निकालना है। तो देखिए उसको हम कैसे निकाल देंगे, आपने 2 चीज़ें पढ़ रखी थी, अब मैग्नीफिकेशन निकालना है ना। तो देखो मैग्नीफिकेशन का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि मैग्नीफिकेशन का हमारा फार्मूला क्या होता है, 2 कंडीशंस बताई थी ना उसकी, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और v/u, दोनों ही कंडीशन हमने पढ़ रखी है। उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैग्नीफिकेशन बराबर हमने क्या पढ़ रखा था अपना, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हमने क्या पढ़ रखा है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v/u ऐसे लिख रहे थे। अब देखिए v की वैल्यू हमें दी हुई है, v की वैल्यू कितनी है 30 हमारी, और u की वैल्यू कितनी दी है हमें -15। f की वैल्यू कितनी दी है हमें +10, प्लस लगा दें यहाँ पे, और h की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी रखी थी 2। ठीक है। अब देखिए h क्या है हमारा, इस ऑब्जेक्ट के दे रखा है ना, h ओ ले लेते हैं हम, h ओ की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे हम रखेंगे hi क्या हो जाएगा हमारा, hi हमें कुछ नहीं दिया हुआ, नहीं को फाइंड आउट करना है, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा h0 क्या दिया हुआ हमें 2 दिया हुआ है, इक्वल टू v की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी -30, और अपॉन में कितने दिया हुआ है हमें ये +30 है, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा -15। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए इसको मैं जैसे करूँगा कैंसिल, तो कितना आने वाला है हमारा h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ 2 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन माइनस का रहेगा, इससे इसका इंटू होगा तो -4 आएगा। अब देखिए इससे आपको ये समझ आता है, ये माइनस शो कर रहा है, ठीक है, माइनस शो कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मैग्नीफिकेशन में, मतलब बता देता हूँ कि जब भी मैग्नीफिकेशन में अगर माइनस का साइन आता है,
माइनस का साइन आएगा मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जो इमेज होता है वो बनता है हमेशा। कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर प्लस का साइन आता है तो प्लस के साइन में क्या बनता है? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा बनता है। तो अभी ये माइनस का आया तो कौन सा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने वाला है हमारा। अब देखिए इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए ये हमें दिया हुआ है, क्या है? अ कॉन्केव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट द forms an image at 10 centimeter from the lens and also find the magnification produced by the lens। ओके, अब देखिए यहाँ हमें क्या क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम कौन सा है? कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा हमारा? मैंने आपको बताया था। सपोज दैट देखिए ये दिया हुआ है हमें, ये हो गया हमारा क्या? कॉन्केव लेंस। तो इसकी जो रेज जाएंगी वो ऐसे कुछ जाएंगी, मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका ये फोकस बनेगा वो इस साइड में कहीं बनने वाला है, यहाँ फोकस बनेगा। अब यहाँ बन रहा है तो जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो किस में आने वाली है? माइनस में आने वाली है फोकस की। तो फोकस क्या ले लेंगे हम? एफ इक्वल टू कितना लेंगे? -15। अब ऑब्जेक्ट भी हमारा इस साइड ही रखा जाता है, तो जो हमारी ऑब्जेक्ट की आने वाली है वैल्यू, वी की वैल्यू, वो भी हमारी क्या आएगी? हमारी वी की वैल्यू हमारी क्या आने वाली है? माइनस में आने वाली है। तो कितना हो जाएगा? -15। फोकल वी की वैल्यू कितनी? 10 दी हुई है ना, तो -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम निकाल लेंगे कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है। तो इसके लिए फार्मूला हमें पता ही है क्या? हम लेंस फार्मूला अपना फिर से लगाएंगे। तो लेंस फार्मूला क्या है हमारा? 1/v इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। निकालनी किसकी वैल्यू? हमें यू की वैल्यू निकालनी है। यू की वैल्यू निकालना है ना। देखिए तो यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए मुझे यू की वैल्यू निकालनी है, तो यू की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा? जो हमारा एफ़ है, यू की वैल्यू निकालना है ना मुझे, तो यू की वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा वी है, वी को हम इधर भेज देंगे, यू को हम इस साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है। देखिए इस पर ये माइनस आएगा यहाँ पे, और ये क्या होगा हमारा? ये क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू एफ होता है। ये थोड़ा गलत दिख गया मेरे से। अब देखिए यहाँ क्या होता है हमारा? सपोज़ मुझे 1/u की वैल्यू निकालना है, तो 1/u इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 1/f इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू माइनस 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 1/u। क्लियर हो गया। अब 1/u की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है। तो देखिए v की वैल्यू कितनी दी है हमें? -10, तो यहाँ -10 लिख देंगे। यहाँ क्या दिया है? माइनस। और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें? 15 दी हुई है। किस में दी हुई है? प्लस में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम? 15 लिख देंगे। सॉरी फोकल लेंथ भी हमारी इधर है ना, तो ये माइनस में आएगा। सॉरी ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए अब 1/u की वैल्यू हमारी कितनी आने वाली है? -10 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस 1/15 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारा 1/u कितना हो जाएगा हमारा? इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आएगा? 30। अब ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2। और यहाँ हमारी 1/u की वैल्यू कितनी आने वाली है? -1/30। तो u बराबर कितना हो जाएगा हमारा? u की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? -30। क्लियर हो गया। अब देखिए अब मुझे क्या निकालना है? इसका मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए मुझे पता है कि v/u होता है हमारा, कितना होता है? v/u होता है, ठीक है। देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v/u। अब v की वैल्यू कितनी दी है मुझे? -10, और u की वैल्यू कितनी दी है? -30। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा? 1/3। 1/3 आएगा। जब मैं इसको डिवाइड मारूंगा तो 0.33 आने वाला है। किसका आएगा? प्लस का। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर प्लस का साइन है तो हमारा जो इमेज बनने वाला है वो कैसा है? इरेक्ट एंड वर्चुअल है। तो अगर ये माइनस में होता तो क्या होता? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारा बनता। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पावर ऑफ लेंसेज की। देखिए पावर ऑफ लेंसेज क्या होती है? ये क्या होता है? हमारा फोकस लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। और पावर ऑफ लेंस की मैं बात करूँ, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है हमारा? 1/f, मतलब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी डायोप्टर यूनिट होती है। क्या होती है? डायोप्टर, ठीक है। क्या है इसकी यूनिट? डायोप्टर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसकी भी साइंस बता देता हूँ मैं। अगर प्लस दिया हुआ है तो कौन सा है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अगर माइनस आ रही है पावर तो क्या होगा? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। अब पावर का मुझे सम करना है। सपोज दैट बहुत सारे लेंस दिए हुए हैं जिनकी पावर डिफरेंस है। तो इस पावर का हम कैसे निकालते हैं? P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? P1 + P2
प्लस P3, इस टाइप से हम पावर निकाल देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इससे भी रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो ह्यूमन आई है उसमें कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, और ये हमारा इमेज बनता कहाँ पे है, ये रेटिना पे बनता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें नॉर्मली जब हम आई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो टू टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक आता है हमारा मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस। अब इसका नाम है शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, अब इसका नाम है ना शॉर्ट साइटनेस। इसका मतलब क्या होता है कि हमें शॉर्ट की चीज़ें तो क्लियर दिखाई दे रही हैं, मतलब दूर की चीज़ें नहीं दिखाती। तो मायोपिया हमें कब होता है, जब हमें दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती। तो दूर की चीज़ें हमें क्लियर दिखाई दें तो इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब देखिए सेकंड जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है, हाइपोमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। अब देखिए लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है कि दूर की चीज़ें तो हमें साफ दिख रही हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मतलब जो नाम आ रहा है वो चीज़ें हमें क्लियर दिखती हैं, जो नहीं आ रहा वो प्रॉब्लम्स होती है हमारी। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब दोस्तों इसके बाद हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट को भी देख लेते हैं कि लाइट का डिस्पर्सन कैसे होता है। सपोज दैट ये प्रिज्म है हमारा, ठीक है, ये प्रिज्म है। इससे सपोज दैट मैंने एक लाइट की एक रे को पास किया। जो लाइट की रेज होती है वो किस कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। अब इस रेज को मैंने पास किया तो जब ये यहाँ से पास होगी तो ये क्या होगी, अपनी कुछ ऐसे इस तरीके से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, ये डेविएट हो जाएगी तो ये क्या होते हैं, सारे कलर्स देते हैं हमें। प्रिज्म क्या देता है, सारे कलर्स देते हैं। ये रेड से स्टार्ट होता है, क्या वायलेट था। क्लियर है, रेड से वॉयलेट था। बाकी आपको पता होगा कौन से होते हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो। ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट का यही होता है कि एक तरफ से हमने रे जो हमारा लाइट होती है वो क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है सभी जगह, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सन बोलते हैं। अब देखिए अब इसके बाद आ जाएगा आपका कलर्स, कि कलर के बारे में पूछ लेंगे कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं हमारे। तो कलर्स, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं हमारे, रेड, येलो और ब्लू। ये कौन से होते हैं हमारे प्राइमरी कलर्स। ठीक है, अब सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं हमारे, सेकेंडरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जिनको हम प्राइमरी कलर्स की हेल्प से बनाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमने रेड और ब्लू को मिला दिया तो हमारा वायलेट बन जाएगा। अब ऐसे करके हम जो मतलब प्राइमरी जो हमारे कलर्स हैं उनकी हेल्प से जो कलर बना रहे हैं हम, उसको हम सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कलर्स की हेल्प से जो हम कलर्स बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरिटरी कलर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल्स, जो डिस्पर्सन हमने पढ़ा था प्रिज्म का, उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी आ जाते हैं। जैसे जो रेनबो बनता है वो किसकी डिस्पर्सन की वजह से ही बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम लास्ट टॉपिक अपना देख लेते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग लाइट क्या होती है, जब देखिए जो हमारे लाइट आती है ना सूर्य से, जो हमारे सन से जो लाइट आती है, रेज आती हैं, वो क्या होता है कि जितने भी उसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वो स्कैटर्ड हो जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है। सपोज दैट सबसे पहले जो सनराइज़ होता है, रेड लाइट आई हमारे पास। अब वो जब उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनसे क्या हो जाएगा, रेड कलर का जो लाइट होगी वो स्कैटर्ड हो जाएगी। तो हमारा जो सनराइज़ होता है उस समय हमारा जो स्काई दिखेगा वो कैसे दिखेगा, रेड दिखेगा। ऐसे ही सनसेट के टाइम पे और डे के टाइम पे हमें ब्लू स्काई दिखता है। तो कलर जो स्काई जो कलर है स्काई का वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है। तो ये भी आपसे पूछ लेंगे। इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू ऑल।